अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डायरेक्ट लाइन। मैं हूं जवेरिया ज़ैद। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप तेल की दौलत से मालामाल खलीजी रियासतों के 4 रोज़ा दौरे पर हैं, जिसमें सऊदी अरब, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात शामिल हैं। सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल कर लिया है डोनाल्ड ट्रंप ने और कतर उनका अगला पड़ाव है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने रियाद में खलीज ताउन काउंसिल इजलास से खिताब किया, जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी का खैर मकदम करते हैं। जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने भी सऊदी वली अहद का शुक्रिया अदा किया उनकी मेज़बानी का और कहा कि आपके साथ वक्त गुजारना मेरे लिए एजाज़ की बात है। जल्द दोबारा मुलाकात होगी और बार बार होगी। इसके साथ साथ ट्रंप ने गजा की जंग पर बात करते हुए कहा कि वो इस खित्ते में बेशुमार लोगों की इस उम्मीद में शरीक हैं कि फ़लस्तीनी अवाम का मुस्तकबिल महफूज और बावकार हो। डोनाल्ड ट्रंप ने शाम के अबूरी सदर से इसराइल को तस्लीम करने और मुल्क से गैर मुल्की खासतौर पर फ़लस्तीनी दहशतगर्दों को निकालने का मुतालबा किया। ट्रंप ने शाम पर आयद पाबंदियां हटाने का भी ऐलान कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान के साथ भी मुआहदा करना चाहते हैं, मगर इसके लिए ज़रूरी है कि ईरान दहशतगर्दी की सरपरस्ती बंद करे, अपनी खूनी प्रॉक्सी जंगें ख़त्म करे और जौहरी हथियार हासिल करने की कोशिश को मुस्तकिल काबिल तस्दीक तौर पर तर्क करे। अपने पैनल के सामने सवाल ये रखेंगे कि ट्रंप का ये खलीजी ममालिक का दौरा कितनी अहमियत का हामिल है और क्या वाकई अमरीका मशरिक़ वुस्ता में अमन व इस्तेहकाम चाहता है। आज की दूसरी स्टोरी में बात होगी शदीद कशीदगी के दरमियान पाकिस्तान और भारत में कैदियों का तबादला हुआ है। जबकि भारत की अगर बात करें तो महाराजा रंजीत सिंह की बरसी पर सिखों के पाकिस्तान आने पर पाबंदी लगा दी है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात होगी भारत की बड़ी शिकस्त पर, क्योंकि IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए $1 अरब की मंजूरी दे दी। पैनल के सामने सवाल ये रखेंगे कि भारतीय कोशिशें क्या धरी की धरी रह गई हैं और पाकिस्तानी मईशत के लिए ये मदद नहीं सूदमंद रहेगी। और सवाल ये भी होगा कि पाकिस्तान को मिलने वाली रकम से ज़र मुबादला के ज़खायर पर क्या असरात होंगे। डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। पैनल का तारुफ आपसे करा देती हूँ। डिस्कशन के लिए मोहम्मद आदिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। स्टूडियोज़ में नसीर वागा साहब ने हमें ज्वाइन किया है और हामिद अल-मशरकी साहब भी आज की गुफ्तगू का हिस्सा रहेंगे। आदिल साहब, सबसे पहले हम ट्रंप के खलीजी ममालिक के दौरे की बात कर लेते हैं। कितना इम्पॉर्टेंट है ये दौरा और क्या मशरिक़ वुस्ता का कोई हल निकलता हुआ नज़र आ रहा है आपको? देखिए, दौरा तो बड़ा इम्पोर्टेंट है और जिस तनाजुर में ये दौरा है उससे लगता तो ऐसा है कि कोई हल जो है वो तलाश कर लिया गया है। जिस तरह से सऊदी अरब में उनका इस्तकबाल हुआ, जिस तरह से कतर में उनका इस्तकबाल हुआ, और जो एजेंडा इस वक्त जो ट्रंप लेके आए हैं वो चाहते हैं कि इसराइल को तस्लीम कर लिया जाए और उसके बदले में जो मुस्लिम ममालिक की जो एक शर्त है कि जो फ़लस्तीनी रियासत, जो इससे पहले हमने देखा कि ना इसराइल जो है उसको मानने के लिए तैयार था और ट्रंप के अपने रवैये में जो है वो साबित किया था कि वो चाहते हैं कि वहाँ पर इसराइल का होल्ड हो। लेकिन अब जो जिस तरह की सूरत हाल बदली है, ट्रंप ने जो एजेंडा इस वक्त है, उनका एजेंडा है वो एक तरफ तो वो डील कर रहे हैं, तिजारत की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो पीस की बात कर रहे हैं और ईरान के साथ भी उन्होंने अपनी जो निगोशिएशन है वो जारी रखी हुई है ताकि वो जिस एजेंडे को लेके आगे चल रहे हैं उसमें ईरान जो है अभी तक की सबसे बड़ी रुकावट है। सऊदी अरब के साथ उनके मामला सेटल हो चुके हुए हैं, कतर के साथ भी हो चुके हुए हैं, UAE के साथ भी उनके मामला जो हैं वो हो चुके हैं और अरबों रुपए की डील हुई है। उन्होंने अरबों रुपए का असला जो है वो सऊदी अरब को बेचा है। तो अब अगर आप तिजारत चाहते हैं तो उसके लिए इलाके में, खित्ते में अमन जो है वो बहुत ज़रूरी है और मशरिक़ वुस्ता के अमन के साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। मुस्लिम जो स्टेट्स हैं जिनके पास बेतहाशा पैसा है, अमेरिका चाहता है कि उस पैसे से जो है वो फ़ायदा उठाए और इसी वजह से हमने देखा कि वो जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जिस किस्म की रिफ्ट जो है वो पैदा हो रही थी उसमें उसने एक किरदार अदा किया है। बिल्कुल ऐसे किरदार अदा किया है और सऊदी वली अहद ने उस किरदार की तारीफ भी की है। वागा साहब, आप इस दौरे को कितना इम्पोर्टेंट देख रहे हैं और क्या ट्रंप जो कि अमन की ख्वाहिश लेके आए हैं, अपने कुछ एजेंडे लेके आए हैं इस दौरे पे, क्या वो अपने तमाम तर एजेंडास में पूरा उतरेंगे और क्या ये वाकई अमन चाह रहे हैं? एक बात तो ये है कि अमेरिका दुनिया में कितना अहम है ये तो सारी दुनिया जानती है, सबको पता है। और फिर अमेरिकी सदर का ये मशरिक़ वुस्ता का दौरा अपनी जगह पे इंतहाई अहमियत का हामिल है। यकीनी तौर पर बहुत सारे मैसेजेस हैं इस दौरे में, किस तरह वो आए कतर में और MBS ने उनका किस शानदार तरीके से इस्तकबाल किया।
یہ میرا خیال ہے ایک بہت ہی پازیٹیو قدم ہے. لگ یہ رہا ہے کہ جس طرح غزہ کے لوگوں نے اسرائیل کا مقابلہ کیا ہے، اس ظلم کا، اس تشدد کا، اس بربریت کا، تو امریکہ کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ مسلمانوں کو اس طرح نیست و نابود کرنا بہت مشکل اور ناممکن ہے. میرا خیال ہے یہ فلسطینی عوام کی جیت ہے اگر دیکھا جائے تو. اب دوسری صورتحال یہ ہے کہ جب وہ یہاں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ بہت سارے ان کے معاہدے ہوئے. یقینی طور پر ہم نے کل بھی کہا تھا کہ یہ ان کا ایک، میں تو اس کو کمرشل دورہ کہتا ہوں. باقی اس خطے میں امن و امان جو ہے وہ امریکہ کے اپنے بھی فائدے کی بات ہے. امریکہ اوورآل تو چاہتا ہے کہ پوری دنیا میں امن ہو، اور خاص طور پر جو اٹامک پاورز ہیں ان کے پاس جو یہ کیپیبلٹی ہے وہ کم از کم ہو، اور دنیا جو ہے وہ تباہی کے دہانے پر نہ جائے. آپ نے یہ دیکھا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ بھی اب ان کا سافٹ لہجہ ہے. امریکی صدر ٹرمپ کو اس چیز کا 100% اندازہ ہو چکا ہے کہ جب تک اس خطے کے لوگوں کو، مسلمانوں کے ساتھ میں نے بہترین طریقے سے نیگوسیشن نہیں کرنی، یہاں وہ کام نہیں چل سکتا جو وہ چاہتے ہیں. جو وہ پہلے ان کے ذہن میں بھول تھی نا، وہ کافی حد تک ختم ہو چکی ہے. امریکہ کی جو سپرمیسی ہے اس سے تو کسی کو انکار نہیں ہے، لیکن امریکہ کو یہ شک ہوتا جا رہا ہے کہ اگر یہی حالات رہے اور ہم ممالک کو آپس میں لڑانے والی جو ہماری ایک پرانی پالیسی ہے، ساری دنیا جانتی ہے کہ امریکہ یہ کردار ادا کرتا رہا ہے، اور اب اگر ٹرمپ اس کو چینج کر کے دنیا میں امن چاہتے ہیں تو یقیناً پوری دنیا ان کو اپریشیٹ کرے یعنی گی. اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ ہماری پرانی والی پالیسی جو ہے وہ اب امریکہ اس کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے. حامد المشرقی صاحب، ڈونلڈ ٹرمپ کی ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف باڈی لینگویج میں کچھ تبدیلی آ رہی ہے بلکہ ان کے رویے میں بھی تبدیلی آ رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کی اسٹریٹجی میں بھی تبدیلی آ رہی ہے، اور مسلم ممالک کے ساتھ اپنے روابط کو وہ بہتر کرتے جا رہے ہیں. اب یہ جو حالیہ دورہ ہے یہ اس کی بہت اچھی مثال بھی ہے. کتنی اہمیت ہے اس دورے کی، اور اس دورے کے بعد آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ان ممالک کے ساتھ جو تعلقات ہیں کتنے بہتر ہوں گے ڈونلڈ ٹرمپ کے خاص طور پہ؟ دیکھیے جویریہ، ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک خوبی ہے اور اس کو آپ خامی بھی کہہ لیں کہ بہت زیادہ ذاتی تعلقات پر انحصار کرتے رہے ہیں، پچھلے دورے حکومت میں بھی اور اس بار بھی. اور انہوں نے دیکھا کہ محمد بن سلمان کے ساتھ جو جس طرح کا ان کا ریلیشن ہے وہ ایک تو دو ملکوں کے درمیان دوستی ہوتی ہے، اس کے ساتھ ان کا ایک اپنا ایک بڑا ریلیشن ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ کہیں قطر ان کو مہنگا ترین لگژری ترین جہاز دے رہا ہے، کہیں جو سعودی عرب ہے بڑی ہائی پہ اربوں ڈالر. جی، تو اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ اصل میں میرا ذاتی خیال ہے کہ موجودہ حالات کے اندر صدر ٹرمپ کے پاس بہت اچھا موقع ہے کہ اگر وہ فلسطین کے مسئلے کا 2 ریاستی حل کر دیں، اگر وہ اس خطے کے اندر امن چاہتے ہیں تو سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ اس وقت غزہ کی صورتحال ہے، دوسرا بڑا مسئلہ آ گیا ہے کشمیر کی صورتحال، اور تیسرا بڑا مسئلہ آ گیا ہے ایران کے معاملات، اور چوتھا جو مسئلہ تھا شام کی صورتحال کو انہوں نے کافی حد تک ہینڈل کیا. شام پہ پابندیاں اٹھا لی. جولانی جو کہ ایک زمانے میں امریکہ کے مطلوب مجرموں میں تھے، آج شام کے صدر ہیں اور امریکہ کے صدر کے برابر کھڑے ہو گئے ہیں. سو یہاں پر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ دنیا کی طاقتیں اپنے مفادات کے حساب سے اپنے معاملات کو بدلتی رہتی ہیں، اور یہی یہ سچ اور حقیقت ہے. اور آج اگر سعودی عرب نے مطلب آپ دیکھا ہوگا کہ کتنا اس کا پرتکاب استقبال کیا گیا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ خلیج تعاون کونسل میں ان کو خطاب بھی کرنے دیا گیا. مقصد یہ ہے کہ جہاں امریکہ چاہتا ہے کہ اربوں خربوں ڈالر کی تجارت ہو، جہاں امریکہ چاہتا ہے کہ سعودی عرب اس کے ساتھ ڈائریکٹ امریکہ میں 600 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کرے، وہیں پر امریکہ کو بھی عربوں کے معاملات کو سمجھنا ہوگا، عربوں کو اس حد تک اس کو ریلیف دینا ہوگا کہ یہ جو اسرائیل کی جو بڑھتی ہوئی تھریٹ ہے اس کو کسی نہ کسی طرح ٹرمپ کو کوئی نہ کوئی واضح حکمت عملی اپنانی ہوگی. ٹھیک ہے عادل صاحب، فلسطین کا 2 ریاستی حل آپ کو نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ کیا یہ کریڈٹ ٹرمپ اپنے حصے میں لے کے جا سکتے ہیں؟ بالکل نکلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اس سے پہلے جو حالات تھے اور جو اس وقت حالات ہیں اس دورے کے بعد، خاص طور پر جس طرح سے انویسٹمنٹ سعودی عرب نے کی ہے، جس طرح قطر کی نے کی ہے، جس طرح یو ای نے کی ہے، اس کے بعد تو یقینی طور پر لگ رہا ہے کہ ریجن کے اندر صورتحال بہتری کی طرف جائے گی. عادل صاحب، اگر ریجن کی طرف صورتحال بہتری کی طرف جائے گی تو اسرائیل کے ساتھ جو تعلقات ہیں امریکہ کے، کیا وہ متاثر ہوں گے؟
دیکھیں امریکہ کی جو موجودہ ایکٹیویٹی ہے، ٹرمپ کی جو موجودہ ایکٹیویٹی ہے، اس سے اسرائیل تھوڑا سا خائف ضرور ہے، اس کو پریشانی ضرور ہے کہ پتہ نہیں آنے والے دنوں میں امریکہ اس کے ساتھ کیا کرے گا، اور اس کا وہ اظہار بھی جو ہے وہ نیتن یاہو کی طرف سے آ چکا ہے۔ لیکن جو بظاہر اس وقت لگتا ہے کہ ٹریڈ کے بدلے میں جو امن ہے وہ اس طرف معاملات جاتے ہوئے دکھا رہے ہیں۔ آپ نے اگر جو سعودی عرب ہے، اگر وہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ کر رہا ہے تو یقینی طور پر اس کو بہت ساری چیزوں کی گارنٹی چاہیے، اس کو فیس سیونگ چاہیے۔ اگر امریکہ جو ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کر رہا ہے تو وہ کوئی نہ کوئی جواز پیدا ہوگا تو چیزیں آگے بڑھیں گی نا۔ آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ فلسطین کو جو ہے وہ بالکل نقشے سے مٹا دیں اور آپ سب کو پریشرائز کریں کہ جو ہے وہ فلسطین اس کو اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے۔ وہ پالیسی تو امریکہ کی بھی ناکام ہو چکی ہے، وہ جو کوشش تھی وہ جس طرح سے وہاں پر جاریت کی گئی تھی وہ تو اب ناکام ہو چکی ہے۔ جو نقصان ہونا تھا وہ تو ہو چکا ہوا ہے، لیکن اب دوسری طرف چیزیں چل پڑی ہیں۔ وہ اس خطے کے اندر ان ممالک سے ٹریڈ کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ بلینز آف ڈالرز کی ٹریڈ ہے، تو اس کے بدلے میں ان کو سعودی عرب کو، قطر کو، یو اے ای کو کچھ نہ کچھ تو دینا ہے نا۔ تو وہ جو دو ریاستی حل کی بات ہو رہی تھی، اب لگتا ہے کہ معاملہ جو ہے وہ اس طرف جائے گا اور فلسطین کی جو ریاست ہے اس کا وجود جو ہے وہ آ جائے گا اور اس کو تسلیم بھی کر لیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، وی ہوپ کہ ایسا ہو جس طرح سے واقعہ صاحب پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ یہ جو پورا دورہ ہے یہ اسی کا شاخسار لگتا ہے اور اسی کا شاخسانہ لگتا ہے جو فلسطینیوں نے اتنا ریزیلینٹ ایٹیٹیوڈ شو کیا ہے اور ابھی تک وہ کر رہے ہیں۔ واقعہ صاحب ٹرمپ نے شام پر بھی جو پابندیاں تھیں انہیں ہٹانے کا اعلان کر دیا ہے، اس سے کتنی تبدیلی آئے گی اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ایکسپیکٹڈ تھا فیصلہ جو کیا گیا ٹرمپ کی طرف سے؟ یہ بہت بڑی تبدیلی ہے امریکہ کی جانب سے ان کے رویے میں۔ ساری دنیا کو پتا ہے کہ امریکہ ایران کا نام بھی نہیں سننا چاہتا تھا اور پھر شام کے بارے میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، لیکن حالات نے ایسا پلٹا کھایا ہے۔ میں بار بار ذکر کر رہا ہوں فلسطین کا کہ وہاں پہ کتنی بربریت ہوئی، لیکن آج بھی فلسطین اور مسلمان وہاں قائم ہیں۔ پورا زور لگا رہا اسرائیل نے اور اس کے ساتھ ساتھ انڈائریکٹلی امریکہ نے بھی، اگر دیکھا جائے تو سارا اسلحہ ان کا استعمال ہوا، اسٹریٹجی ان کی استعمال ہوئی، ساری پالیسیاں ان کی چلیں، پیسہ ان کا چلا، لیکن پھر بھی فلسطین آج بھی اس خطے میں قائم ہے اور انشاءاللہ رہتی دنیا تک بیت المقدس قائم رہے گا۔ ٹرمپ کو اس چیز کا احساس ہو گیا ہے کہ یہ کام اس طرح نہیں ہوگا اور امریکہ کے خلاف جو نفرت ہے وہ زیادہ بڑھتی جائے گی۔ یہ جو دورہ ہے نا خاص طور پر امریکہ کی جانب سے، ٹرمپ کی جانب سے اس وجہ سے بھی کیا گیا ہے کہ وہ جو ایک بڑھتی ہوئی نفرت ہے خاص طور پر مسلمانوں کے اندر اس کو کم از کم کیا جائے، جو کہ ایک بہت اچھا عمل ہے۔ اور یقینی طور پر اب وہ اس جانب آئیں گے کہ ہم اسرائیل میں اور غزہ میں فلسطینوں میں بیٹھ کے کوئی نہ کوئی ایسی ٹیبل ٹاک کرا کے مسئلے کو حل کروائیں۔ لیکن میں نے ایک دفعہ پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ نقصان بہت ہو چکا ہے، دیر بہت ہو چکی ہے، پورا فلسطین تباہ ہو چکا ہے۔ آپ دیکھیں انہوں نے لوگوں کے گھروں کو کس طرح برباد کیا ہے، شہری آبادیوں کو کتنے بچے شہید کر دیے، کتنے انسانوں کی جانیں لے لی۔ اتنا نقصان کرنے کے بعد اگر اب امریکہ کو یہ خیال آیا ہے تو کیا یہ سب کچھ پہلے نہیں ہو سکتا تھا؟ تو پھر بھی میں کہوں گا ٹھیک ہے، دیر آئے درست آئے کے متضاد ہم یہی سمجھیں گے۔ حامد صاحب اگر ہم ٹرمپ رول کی بات کریں، ہم نے دیکھا کہ پاک بھارت کشیدگی میں کس طرح سے ٹرمپ نے اپنا کردار ادا کیا دونوں ممالک کی کشیدگی کو کم کرنے کے لیے، آلدو بھارت کچھ خائف بھی نظر آ رہا ہے ٹرمپ سے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ خلیجی ممالک کا دورہ، پھر شام سے پابندیاں ہٹا دی ہیں، پھر فلسطین کے حوالے سے بھی کچھ ایک امید نظر آ رہی ہے۔ تو یہ ٹرمپ کی جو اسٹریٹجی ہے یہ پلانڈ اسٹریٹجی ہے، یہ سوچ کے آئے تھے جو کام آپ کر رہے ہیں، اپنی جو لسٹ ہے اس کو ٹک مارک کرتے جا رہے ہیں، یا یہ پوری صورتحال دیکھتے ہوئے یہ اسٹریٹجی نیو بنائی ہے انہوں نے؟ دیکھیے ٹرمپ بنیادی طور پر جو ان کی سوچ ہے وہ یہ ہے کہ وہ جنگوں کے خلاف ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ دنیا میں آج کے دور میں طاقتوں کے لیے قبضہ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ معیشت کے ذریعے ہے، کاروبار اور تجارت کے ذریعے ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے پچھلے دور میں بھی کوئی جنگ نہیں کی۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ ایک دم سے خطے کے حالات اس طرح کے تھے، جب یہ عہدۂ صدارت پہ آئے تو یوکرائن اور رشیا کی جنگ اپنے عروج پر، غزہ پہ بمباری عروج پر، یمن کے حالات خراب، شام میں جنگ جاری، اور اسی طرح پھر باقی دنیا میں بھی بہت ساری کشیدگیاں۔ سو میرا خیال یہ ہے کہ یہاں پر ٹرمپ جہاں پر
پلاننگ کے ساتھ بھی کر رہے ہیں, وہیں پر وہ ڈے ٹو ڈے بھی جو حالات تبدیل ہو رہے ہیں اس کے اندر ان کا ایک ہی چیز پہ فوکس ہے, اور وہ یہ کہ کسی بھی طرح تنازعات کو یا جنگوں کو ہوا نہ دی جائے, جو کہ ہٹ کر ہے ان کے جو پچھلے جو تھے پیشرو صدور, ان کے اندر چاہے وہ بش ہوں, چاہے وہ اوباما ہوں, چاہے وہ کوئی بھی ہو, تو انہوں نے خطے میں جنگیں لگا کر امریکہ کی بالادستی قائم کرنے کی کوشش کی. سو اس حوالے سے تو ان کا موقف یا ان کی جو انداز ہے وہ بہتر ہے. لیکن ایک چیز ہمیں سمجھنی ہوگی, اور وہ یہ کہ یہاں پر جو باقی خطے کے ممالک ہیں ان کی یونٹی کا بڑا ٹیسٹ ہے کہ وہ امریکہ سے کس انداز میں اس کے دباؤ میں آتے ہیں. امریکہ سے دباؤ میں آنے سے پہلے اگر کچھ لوگوں کی بنیاد کے اوپر ہم فلسطین کا مسئلہ حل کرا لیں, ہم کشمیر کا مسئلہ حل کرا لیں, اور پھر اگر اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات ہوتی ہے 2 ریاستی منصوبے کے تحت, تو وہ ایک نیکسٹ سٹیج پہ ہو سکتی ہے. کیونکہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ سعودی عرب اگر اسرائیل کو تسلیم کر لیتا ہے تو بہت سارے مسلمان ممالک کا کیس بہت کمزور ہو جاتا ہے. اسی لیے صدر ٹرمپ بار بار سعودی عرب کو مجبور کر رہے ہیں, سعودی عرب کے بعد پاکستان کو مجبور کیا جائے گا. ٹھیک ہے, یہ مجبور تو کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ, لیکن آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس جو پورے یہ کرائسس کی سی صورتحال ہے, اس میں کوئی بھی ہمیں اپرچونٹی تلاش کرنی ہے, اور مسئلہ فلسطین کے ساتھ ساتھ مسئلہ کشمیر کا حل جو ہے وہ ٹیبل پہ بات کرنے کی ضرورت ہے. ناظرین, ابھی ہمیں بریک پہ جانا ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے کہ جو کشیدہ صورتحال پاک بھارت چل رہی ہے اس دوران کچھ قیدیوں کا تبادلہ ہوا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ بھارت نے ایک سخت قدم بھی اٹھایا ہے سکھ یاتریوں کے حوالے سے. وہ کیا ہے جانیں گے بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان کی طرف سے امن کی خواہش کا ایک بہترین اقدام دیکھنے کو ملا. شدید کشیدگی کے درمیان پاکستان اور بھارت میں قیدیوں کا تبادلہ ہوا ہے. بھارتی سیکیورٹی اہلکار پورنم کمار کو انڈین حکام کے حوالے کر دیا گیا ہے, جبکہ دوسری طرف اگر ہم بھارت کی بات کریں تو جناب بھارت نے مہاراجہ رنجیت سنگھ کی برسی پر سکھوں کے پاکستان جانے پر پابندی لگا دی ہے. 500 سکھ یاتریوں کا جو دورہ پاکستان ہے اب وہ غیر یقینی کی صورتحال میں پھنس چکا ہے. اگر ہم بھارت کی بات کریں تو بھارت جو ہے وہ اپنے شہریوں اور سکھوں کو نشانہ بنا رہا ہے اور پاکستان کے خلاف انہیں کرنا چاہ رہا ہے. اس سے پہلے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کرتارپور راہداری کو بھی انہوں نے بند کر رکھا تھا. اس کے بعد ننکانہ صاحب پہ بھی انہوں نے اٹیک کیا اور الزام پاکستان پہ لگانے کی کوشش کی, اور امرتسر میں بھی اٹیک کیا گیا سکھوں پر اور اس کا الزام بھی پاکستان پہ لگانے کی کوشش کی. عادل صاحب, جو بھارت کی جانب سے یہ تمام تر اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں, دوسری طرف ہم پاکستان کا رویہ دیکھ رہے ہیں. پاکستان بہت کام ہے, بہت سکون کے ساتھ اپنے تمام تر معاملات کر رہا ہے. جو آپریشن تھا اس کو بھی وائنڈ اپ کر دیا ہے, لیکن بھارت نے نہ تو آپریشن وائنڈ اپ کیا ہے, نہ ہی ان کے جو جذبات ہیں ان کو سکون آ رہا ہے, اور ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ پلاننگ ابھی بھی چل رہی ہے. دیکھیں, بھارت اب کچھ نہیں کر سکتا. جب ٹرمپ نے جس طرح سے اس سارے معاملے میں رول ادا کیا, یا سعودی عرب جس طرح سے ایکٹیولی سارے معاملے میں جو ہے اس نے دونوں ملکوں کے ساتھ بات چیت کی ہے, اس کے بعد اب اتنا آسان نہیں ہے کہ بھارت دوبارہ کوئی جاریت کر سکے. کیونکہ اب جس طرح سے اب جیسے مشرق وسطیٰ کی صورتحال تبدیل ہو رہی ہے, ہماری ایسا نہیں ہو سکتا کہ امریکہ چاہے کہ ایک طرف جو ہے وہ امن ہو جائے اور دوسری طرف ایک نیا محاذ کھڑا ہو جائے. جو یوکرائن ہے, رشیا ہے, اس کے معاملات پہ بھی امریکہ نے کوشش کی ہے کہ وہاں پہ, تو جو ٹرمپ کی پالیسی ہے اس وقت ان کا صرف ایک ایجنڈا ہے, وہ ہے تجارت. وہ ڈیل کرنا چاہتے ہیں تمام ملکوں کے ساتھ. وہ ایک پیس میکر کا جو ہے وہ خطاب اپنے لیے لینا چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں جو ہے شاید ان کے آنے کے بعد جو ہے وہ امن جو ہے وہ پیدا ہو گیا. اور جس طرح کے معاملات اس سارے ایونٹ سے پہلے امریکہ اور بھارت کے درمیان چل رہے تھے, اس میں یقینی طور پر جو تجارت تھی وہ مین ایجنڈا تھا. تو اب آپ ایک طرف تجارت کی بات کر رہے ہوں اور دوسری طرف جو ہے وہ کسی ملک کی خواہش پر جو ہے وہ خطے کا امن جو ہے وہ تباہ برباد ہو جائے, وہاں پہ جو طاقت کا توازن ہے وہ تباہ برباد ہو جائے, تو وہ ایسا تو ممکن نہیں ہے. بھارت نے جو کرنا تھا وہ کر لیا, اور پاکستان نے اس کے جواب میں جو کرنا تھا وہ کھل کے جواب دے دیا پوری دنیا کو کہ بھارت آئندہ بھی اس طرح کی حرکت کرے گا تو اس کو سخت جواب دیا جائے گا. تو بھارت جسے کہتے ہیں کہ اپنا سر پیٹ رہا ہے, وہ ایک شرمندگی مٹانے کی کوشش کر رہا ہے, وہ اپنی جو فوج کا مورال ہے اس کو بلند کرنے کی کوشش کر رہا ہے. وہ جو ان کے لوگوں میں جو ایک غصہ پیدا ہو گیا ہے ٹرمپ کے حوالے سے, وہ اس کو مودی کے حوالے سے, وہ اس کے اوپر جو ہے وہ چاہتا ہے کہ لوگوں کا غصہ ٹھنڈا کیا جائے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ ٹرمپ نے ثالثی کی بات کی.
सालिसी के मामले पर इंडिया की हमेशा से कोशिश रही है कि शिमला माहदे के बाद जो मामला है कश्मीर का ख़ास तौर पे वो बायलैटरली जो है वो उसमें हो, दोनों मुल्क जो है उसको डिसाइड करे। पाकिस्तान की ख्वाहिश रही है क्योंकि भारत का रवैया जो जिस किस्म का है, भारत का जो माइंड सेट है, आरएसएस जो माइंड सेट है उनका, जो हिंदुत्व जो माइंड सेट है उनका, और उसके लिए ज़रूरी है कि कोई ऐसा ताकतवर मुल्क बीच में हो जो दोनों मुल्क के इश्यूज जो हैं वो दूर करा बिल्कुल ऐसे ही। तो और अब अमेरिका ने इंटरवीन किया है इस मामले में, जो कि भारत को इतना भा नहीं रहा, भारत गो के इससे इतना खुश भी दिखाई नहीं दे रहा। वागा साहब, ये जो पूरी सूरत हाल है, अगर हम ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की बात करें, ऑल्दो एक शॉर्ट पीरियड के लिए ये ऑपरेशन था, लेकिन ये कहना मेरे ख्याल में गलत नहीं होगा कि इस ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान की पोजीशन अब वो नहीं रही जो इस ऑपरेशन से पहले थी। ना सिर्फ भारत ने बल्कि पूरी दुनिया ने देख लिया है कि पाकिस्तान की कैपेबिलिटी क्या है। पूरी दुनिया का प्रेस देख लें, पूरी दुनिया का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देख लें, उन्होंने पाकिस्तान के शाहीनों को और पाकिस्तान एयरफोर्स के बारे जो आर्टिकल लिखे, किंग ऑफ द स्काई, जी उनको किंग ऑफ स्काई का उन्होंने खिताब दिया, और ये बहुत बड़ी बात है। आप देख लें आज तक किसी मुल्क के बारे में इस तरह के रिमार्क्स जो हैं वो इंटरनेशनल मीडिया ने नहीं दिए। असल बात यह है कि देखें, भारत का एक प्रॉब्लम रहा है कि वो हमेशा शरारतबाजी और ऑफेंसिव होने की कोशिश करता है। जैसे कहते हैं ना, दूसरे के ऊपर ज़बरदस्ती हमला करना, दूसरे के मुल्क के अंदर घुस के उसकी शरारतबाजी करना, ये एक उनका ना वतीरा रहा है डे वन से। आप अभी देखें कि ये जो एक बड़ा अच्छा एक जेस्चर आया कि दोनों ममालिक ने एक जो कैदी है वो उसको रिहा किया और अब दूसरे मुल्क के उनको हवाले किया। मैं आपको बताऊं कि मैं चूँकि इसकी रिपोर्टिंग करता रहा हूँ, जो भारत से लोग आते थे, भारत की एक बहुत खौफनाक जेल है, उसको कहते हैं तिहाड़ जेल। वहाँ पे यकीन जाने जितने कैदी पाकिस्तान के वहाँ से वापस आते थे, उनमें से मोस्टली पागल हो चुके होते थे, वो इस कदर बीमार होते थे, उनको इस तरह दीमक जैसे लगी होती है ना उनके जिस्म को, वो ये हालत होती थी। और आप यकीन जाने, मैंने बॉर्डर पे यहाँ से जाने वाले कैदियों और वहाँ से आने वाले कैदियों में देखा, ज़मीन आसमान का फ़र्क मैंने देखा। ये फ़र्क होता है मुसलमान में और गैर मुस्लिम में। यानी हमने उनके कैदियों को भी बिल्कुल मेहमानों की तरह रखा। आज भी आप देख लें, जितने कैदी पाकिस्तान में हैं, एक डाटा के मुताबिक 462 पाकिस्तानी इस वक्त भारत की कैद में हैं, जिसमें 381 सिविलियन हैं और 81 माहीगीर हैं। दूसरी जानब 266 भारतीय कैदी पाकिस्तान में हैं और जिनमें 49 सिविलियन और 217 माहीगीर हैं। अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि भारत किस तरह बहाने तलाश करता रहता है पाकिस्तानियों को वहाँ से गिरफ्तार करके सरहद से जेल में डालने के लिए। 217 माहीगीर। अब आप सारी दुनिया को पता है माहीगीर क्या उनका क्या बैकग्राउंड होता है। बस ऐसा ही है कि गिरफ्तार करके अपने जो ग्रजेस हैं वो निकालने की कोशिश की जा रही है। हामिद साहब, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, भारत क्या इस पोजीशन में है कि अपनी जो ग्रजेस हैं या अपनी जारहियत है वो एक बार दोबारा से वो दिखाने की कोशिश करे? वो ऑपरेशन सिंदूर जिसको अभी तक वाइंड अप नहीं किया, उसकी आड़ में क्या कोई जारहियत भारत कर सकता है? इस पोजीशन में नज़र आ रहा है आपको? देखिए, 10 मई को जिस अंदाज में हमने उनको पछाड़ा है और वो अपने जख्म चाट रहा है, मोदी की इतनी बड़ी शिकस्त के बाद मैं समझता हूं कि वो कोई ना कोई बहाना जरूर ढूंढ रहा है कि किसी अंदाज में पाकिस्तान को दोबारा से कशीदगी की तरफ लाया जाए। लेकिन मेरा नहीं ख्याल ये मुमकिन है। उसकी वजह यह है कि पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह भारत ने गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया। भारत ने बगैर किसी वजह के पाकिस्तान को इस जंग में धकेला और उसके बाद जो इस अंदाज से पाकिस्तान ने इनकी पिटाई की, जिस अंदाज में पाकिस्तान ने इनको सबक सिखाया, जिस अंदाज में इनको करारा जवाब दिया, इनको सदियों याद रहेगा। और दूसरी जानिब जितना ट्रंप ने और बाकी मोहम्मद बिन सलमान ने जितना इसके ऊपर मीडिएशन की है, वो किसी सूरत में नहीं चाहेंगे कि उनकी वो जो मीडिएशन है वो ज़ाया हो और उसके नतीजे में खुद जो मोदी जो सिर्फ अपनी पॉपुलैरिटी के लिए, अपने पॉलिटिकल एजेंडा के लिए, अपने हिंदुत्व एजेंडा के लिए, आरएसएस की आइडियोलॉजी के लिए, और वो जो इसने एक नारा लगाया हुआ था कि जी मैं दोबारा अखंड भारत की कोई बात करूंगा, उस तमाम
तमाम मकरू मकासद के लिए अगर वो कोशिश करेगा तो उसको मुंह की खानी पड़ेगी। मौजूदा हालात में मैं नहीं समझता कि वो एस्केलेशन कर सकेगा, लेकिन चूंकि हिंदू है, बनिया है, फस्तायत से भरपूर है, और सबसे बढ़कर ये कि जो इंडियन मीडिया जिस अंदाज में अभी भी हिजान पैदा कर रहा है, अभी भी जंगी जुनून पैदा कर रहा है, पब्लिक के अंदर बड़ा रिएक्शन है, उस सारी सूरत के अंदर या तो मोदी पे इस वक्त इतना ज्यादा दबाव है कि उस दबाव के अंदर उसको वो कोई पागलपन कर सकता है। लेकिन दूसरी जानिब आपने देखा कि राहुल गांधी ने बड़ी जबरदस्त तकरीर की, उसको इनको जिसको कहते हैं ना, इनको जूते भी मारे, इसको आईना भी दिखाया और इसको बताया कि और राफेल डील की भी बात हो रही है। मैं उसी जानिब आना चाह रही हूँ। आदिल साहब, भारत ऐसा लग रहा है कि अपने ही बिछाए हुए जाल में फंसता चला जा रहा है। सबसे पहले तो पाकिस्तान की तरफ से जो करारा जवाब भारत को दिया गया, उसके बाद हमने देखा कि भारत के अपने ही मीडिया की तरफ से जो जग हसाई का सामना भारत को करना पड़ा, और उसके साथ साथ राफेल डील में करप्शन के इल्जामात भी अब ज़बान ज़दे आम हैं। देखिए, जो हमने 2019 में देखा था और उसके बाद जो मोदी ने तकरीर की थी कि अगर राफेल हमारे पास होते तो नताइज इससे मुख्तलिफ होते, और उसकी बुनियाद पर एक डील की गई जिसमें करप्शन के जो इल्ज़ामात इसलिए हैं कि जितने के राफेल ख़रीदे गए हैं उससे ज़्यादा जो है वो ख़जाने को नुकसान पहुंचाया गया। तो उसके बाद से उसी वक्त से जो है वो आवाज़ें हमने देखा कि भारत के अंदर उठ रही थी, और अब इस इंसिडेंट के बाद, इस जंग के बाद जिसमें राफेल तैयारे मार गिराए गए और जो भारतीय फ़ज़ाइया है वो पाकिस्तान के सामने बेबस नज़र आई, उसके बाद जो है अब ये एक जो जिसे कहते हैं कि एक वावेला जो है वो भारत में मचा हुआ है। एक तरफ वो मोदी से जो है वो इस्तीफ़े की बात की जा रही है, उनकी जो पॉलिटिकल मामलात हैं, उनके जो भारत के अंदर जो जिस तरह से अक़लियतों के साथ जो ट्रीटमेंट की जा रही है, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क जो है वो लग चुका है। बिहार का इलेक्शन अब जो बीजेपी है उसके लिए इतना जितना आसान नहीं है, क्योंकि इस वक्त एक हारा हुआ मोदी जो है वो इलेक्शन कैंपेन चलाने की कोशिश कर रहा है, और यकीनी तौर पर आवाम की तरफ से उसी किस्म का रिएक्शन जो है वो आएगा। और उनका जो मीडिया है जिस किस्म का प्रोपेगेंडा किया था वो सब का सब रिवर्स हो गया है। अब वक्त और हालात के साथ साबित हो रहा है कि भारत ने वो एक झूठा प्रोपेगेंडा जो है पहलगाम के नाम पर किया था, और उसके बाद जिस किस्म की जंग मुसल्लत करने की कोशिश की पाकिस्तान के ऊपर, और उसके ऊपर जो पाकिस्तान का जवाब और पाकिस्तान की बर्तरी जिस तरह से जब वो साबित हुई है, तो भारत के लिए ना सिर्फ भारत के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जो है वो बाइसे शर्मिंदगी है। और भारत सिर्फ जंग में नहीं हारा, वो सफारती सतह पर भी बिल्कुल नाकाम हो चुका है। उसके बिल्कुल सफारती महाज की आप बात कर रहे हैं, सफारती महाज की आप बात कर रहे हैं तो आप बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं वागा साहब। सफारती महाज पे हमने देखा अमेरिका ने भी उस तरह से भारत का साथ नहीं दिया। भारत को बड़ी उम्मीदें तुर्की से भी थी, तुर्की ने भी पाकिस्तान का साथ दिया। अब ये भी खबरें आ रही हैं कि तुर्की और अजरबैजान को भारत में बैन किया जा रहा है। तो भारत के लिए एक से बढ़कर एक मुश्किल खड़ी होती जा रही है, और वो जो उम्मीदें थी भारत की वो भी दम तोड़ती हुई नजर आ रही है, और हम देख रहे हैं कि सफारती महाज पे कहीं ना कहीं भारत तन्हा होता नजर आ रहा है। सारी दुनिया के सामने है कि सफारती सतह पर और जो पूरा इंटरनेशनल मीडिया है वहाँ जो भारत की जग हंसाई हुई है वो सारी दुनिया ने देखा है। आज अगर इस वक्त भारत में इलेक्शंस हो जाएं, इंतखाबात हो जाएं, आप यकीन जाने मोदी मुंह छुपाता फिरे। असल में इस वक्त मोदी ये जो बाद में तकरीरें कर रहा है ना कि हम अभी दोबारा करेंगे, आपने देखा ना इन दिनों में जो उन्होंने इस जंग के बाद इस तरह की चीजें उनकी सोशल मीडिया पे और बिल्कुल अपनी आवाम से जो खिताब किया है बौखलाए हुए नजर आ रहे। अच्छा, वो फिर कहने जी हम तैयारी करके आएंगे, ये सब कुछ भला क्यों हो रहा है? वो जो उनकी बेइज्जती हुई है, वो जो उनका वोट बैंक -0 होता हुआ नजर आ रहा है, वो किसी तरह अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है कि मैं किस तरह अपनी फेस सेविंग करूं और कौम को झूठी बातें करके उनको कहूं नहीं हम एक जंग और लड़ेंगे। लेकिन भारतीय कौम और भारतीय अवाम जो है ना, और अपोजिशन खास तौर पर, वो इस वक्त मोदी को आड़े हाथों ले रहे हैं। वो बिल्कुल इसको माफ नहीं करेंगे कि आपने अरबों खरबों डॉलर के राफेल तैयारे खरीदे, इतने बड़ी
बड़ी फौज बनाई, लेकिन पाकिस्तान ने चंद घंटों के अंदर अंदर हमारी तबाही मचा दी। और शुक्र करें कि ये जंग जल्द ख़त्म हो गई, जिन्होंने करवाई है मोदी साहब जाएं, उनका शुक्रिया अदा करें। अगर ये जंग और लंबी हो जाती तो मेरा ख्याल है मोदी शायद ता हयात कभी इलेक्शन लड़ने या वजीर आज़म बनने का ख्वाब भी ना देखता। ये कमाल है पाकिस्तान का, और पाकिस्तान ने सफारती सतह पर जितना कमाल किया है, आप देखें पाकिस्तान ने सुकून से बैठा रहा, छेड़ा नहीं, कोई हमला नहीं किया, कोई पहल नहीं की। उन्होंने पहले पहल की, सफारती सतह पर वो जीरो हो गए। बल्कि इस इंसिडेंट के बाद हमने देखा कि पूरी कौम हमें एक पेज पे नजर आई, और वो कॉन्फ्लिक्ट्स जो हमें अब से पहले नजर आ रहे थे वो कॉन्फ्लिक्ट्स भी खत्म होते हुए नजर आए। हम मोदी अपनी फेस सेविंग की कोशिश कर रहा है, अपनी इस कोशिश में क्या आपको कामयाब होता नजर आ रहा है? मोदी की हम स्पीचेस की बात कर रहे थे, मोदी की बॉडी लैंग्वेज, इसके साथ साथ मोदी का बोलने का अंदाज और मोदी जो बातें कर रहा है बिल्कुल बौखलाहट का शिकार नजर आ रहा है, और ऐसे शिकस्त खुर्दा इंसान जैसे बात कर रहा है बिल्कुल ऐसे ही हमें मोदी नजर आ रहा है। रौनक ज़दा इंसान जो तकब्बुर से भरा हुआ हो, उसको जब इतनी बुरी जिल्लत हो तो बिल्कुल उसका जो बॉडी लैंग्वेज है, उसका जो चेहरा है, वो ये बता रहा है कि वो बड़ी बुरी तरह शिकस्त खा चुका है। अब वो ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरह रिकवरी करे, ना तो उसके लिए अडानी और ना अंबानी और ना ही बिरला ना ही टाटा, कोई भी बड़ा आगे नहीं आ रहा। जिनके कहने के, जिनके बलबूते पे इसने पिछले 12 साल हुकूमत की, वो सब सरमायाकार अब पीछे हट रहे हैं। बीजेपी के अंदर आवाजें उठ रही हैं कि हमें फौरी तौर पर वजीर आजम को रिप्लेस कर देना चाहिए। और करप्शन की बात जो है वो आपको याद है, 5G का 3000 करोड़ का स्कैंडल आया, अगस्टा आबदोस का हजारों अरबों रुपए का स्कैंडल आया, राफेल का 500 अरब डॉलर का आया है स्कैंडल। तो स्कैंडल नहीं है, ये हकीकत है उनके। हाँ, मैंने तो कई बार इंडियन चैनल्स पे लाइव कहा कि आपकी फौज में जितनी करप्शन है आप किसी सूरत लड़ ही नहीं सकते हैं। आपने पूरा जो निज़ाम है, आपके अंदर जो खौफ है, आपके अंदर जो इस्तेहसाल है अपनी ही अफवाज का, अपने गरीब आवाम का, आप नहीं लड़ सकते। और यही हुआ। और जो मोदी का जो ख्याल था कि जी वो शायद बिहार का इलेक्शन भी जीत जाएगा, वो अगले फिर 8 साल बैठा रहेगा, मेरा नहीं ख्याल कि मोदी इवन ये टर्म पूरी कर सके। और अगर करेगा तो खुद इंडिया के अंदर जितनी रियासतों में अलहदगी की तहरीक चल रही है, मोदी जो है वो इंडिया का गोरबाचौफ साबित होगा। ये मैं पिछले 8 साल से कह रहा हूँ, क्योंकि जहाँ पर भी इंतहा पसंद नजरियात पर हुकूमत की जाती है, चाहे वो हिटलर हो, चाहे वो कोई और हो, चाहे वो चंगेज खान हो या कोई भी हो, तारीख उठा के देख लें कि उस हुक्मरान का आखिर एंड जो है वो जिल्लत आमेज हुआ। बिल्कुल ऐसे ही, और मोदी का भी हमें ऐसा लग रहा है कि एंड नजर आ रहा है जो कि जिल्लत से भरपूर होगा। वो ड्रामा जो पहलगाम की सूरत में भारत ने लगाने की कोशिश की, मोदी ने लगाने की कोशिश की, पाकिस्तान ने बड़ी खूबसूरती से उस ड्रामे को इख्तिताम तक पहुंचाया। नाज़रीन, हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे IMF के हवाले से। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। भारतीय तमाम तर कोशिशें धरे की धरी रह गई हैं और पाकिस्तान को IMF से 1 अरब 2 करोड़ डॉलर की किस्त मौसूल हो गई है। अब सवाल ये होगा कि पाकिस्तान को मिलने वाली ये जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं, ये रकम जो मिली है पाकिस्तान को कितना इफ़ेक्ट करेगी ये ज़र मुबादला का ज़खायर को। और सवाल ये भी होगा आदिल साहब कि हमारी मईशत, क्या आपको लगता है कि सही समत की जानिब गामज़न है, मईशत में कुछ बेहतरी एक्सपेक्टेड है आने वाले दिनों में? देखिए, मईशत तो बेहतरी की तरफ चली गई है। अभी तक जितने इकदाम किए गए हैं इस हुकूमत के दौर में, उसकी ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर उसके इम्पैक्ट आना शुरू हुए हैं, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर से भी एक फीडबैक जो है वो आ रहा है कि चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा रही हैं। और मैं आज किसी इदारे की रिपोर्ट पढ़ रहा था कि वो जिसे कहते हैं कि एक मुआवजा हुआ है पाकिस्तान की मईशत के साथ, कि जितने बुरे हालात हमने पिछले कुछ सालों के अंदर देखे थे, अचानक उसमें बेहतर पॉलिसीज़ की वजह से तब्दीली आई है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा इशू है वो रेवेन्यू कलेक्शन का इशू है। FBR अभी तक जितना रेवेन्यू इकट्ठा करना चाहिए था वो नहीं कर सका। जो टैक्स पॉलिसी हमारी चल रही थी, जिसके ऊपर बहुत सारी रिजर्वेशन हमेशा से रही हैं कि आप उन्हीं लोगों से टैक्स वसूल करने की कोशिश करते हैं जो ऑलरेडी जो है वो टैक्स दे रहे हैं। अब बेहतर मईशत जो है वो उसी वक्त मुमकिन हो सकती है कि जब हर बंदा जो पैसे कमाता है वो टैक्स दे।
तो हुकूमत को जो बाकी पॉलिसीज हैं उसके साथ इस पॉलिसी को भी ठीक है, इस पॉलिसी को भी देखने की ज़रूरत है। वाक़ई साहब, जिस तरह से आदिल साहब बात कर रहे हैं कि कोई मुआवजा हुआ है, मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है, अब कौन से ऐसे मेजर्स हैं जिन्हें अक्लमंदाना तौर पर उठाने की ज़रूरत है ताकि इसके जो समरात हैं वो आवाम तक भी पहुँचे और आम आवाम भी फ़ायदा उठाए? देखिए, मैं बार बार फिर यही जिक्र करूँगा कि ये जो हालिया पाक भारत का एक बड़ा इवेंट हुआ जिसमें पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने फतह दी। देखिए, पूरी दुनिया में ना पाकिस्तान के ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ा है, नो डाउट, तमाम ममालिक का, तमाम कौमों का। और याद रखिए, जिसका घर मजबूत हो, जिसका किला मजबूत हो, सारी दुनिया उसको पैसा देने को भी तैयार है और उसको IMF ज़्यादा से ज़्यादा कर्ज और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देने को इसलिए तैयार है कि ये एक मजबूत मुल्क है और एक मजबूत कौम है जो अपने आप का दिफा भी जानते हैं। देखिए, ऐसे मुल्कों को इस तरह की भारी रकूम देना उन इदारों के लिए बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी का बायस बनती हैं। जैसे आदिल साहब कह रहे हैं, ये बात तो बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान के अंदर टैक्स देने का जो है वो रिवाज नहीं है। उसकी वजह क्या है? मैंने बहुत सारे फोरम्स पे ये बात की। अगर हुकूमत आवाम पर वो टैक्स लगाना शुरू कर दे और लोगों का मेयारे ज़िंदगी बेहतर कर दे तो यकीन जाने लोग लाइनों में लगकर टैक्स दें। अफसोस का मुकाम ये है कि लोगों का दिया हुआ जो पैसा है, जो टैक्स है, जब वो ब्यूरोक्रेसी अल्ले तलल्ले कामों पे और नॉन डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पे हुकूमत खर्चती है। बिल्कुल ऐसे ये लूप तो होल्स हैं जिसकी वजह से एतमाद आवाम उठ का जाता है। एतमाद नहीं है हुकूमत पे और वो टैक्स देने को तरजीह नहीं दे रही है। हामिद साहब, लेकिन किन इकदामात को उठाने की ज़रूरत है कि अगर मईशत हमारी बेहतरी की तरफ जा रही है तो ऐसे इकदामात उठाएं, एक तो लॉन्ग टर्म वो इकदामात का फ़ायदा हम हासिल कर सकें और आम आवाम भी मुस्तफ़ीद हो उससे? देखिए, सबसे अहम बात यही है कि जो हम बार बार बात करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात की जाए। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट से कभी भी मेरी मुराद ये नहीं होती कि फॉरेन कंपनीज जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाहर रहते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट किया जाए कि वो आके पाकिस्तान में बड़े से बड़े प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बने। दूसरी बात यह है कि जब टैक्स नेट की बात होती है तो अगेन रिटेलर्स को बहरहाल हमें किसी ना किसी तरह राज़ी करना होगा कि वो कुछ ना कुछ टैक्स ज़रूर दें। पाकिस्तान शायद दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां पर दुकानदार जो है वो टैक्स देने का कॉन्सेप्ट ही नहीं समझता। यानी बड़ा से बड़े, मैं बार बार बात करता हूं कि लाहौर में, कराची में, पेशावर में मतलब बड़े बड़े बाजार हैं, बड़ी बड़ी मार्केटें जहां एक एक दिन में 20-20, 10-10 करोड़ रुपए का बिजनेस होता है, लेकिन वो टैक्स नहीं देना चाहते हैं। तो हुकूमत को कोई ना कोई मुरव्वजा पॉलिसी बनानी होगी, कोई टेक्निकल या IT बेस्ड सिस्टम डिजाइन करना होगा, कोई सप्लाई चेन के हवाले से कोई टैक्सेशन चेन बनानी होगी ताकि। ठीक है, यानी मेरे पैनल के हवाले से मईशत तो बेहतरी की तरफ जा रही है, लेकिन हमारी जो टैक्सेशन पॉलिसी है उसमें हमें कुछ तब्दीलियां लाने की ज़रूरत है ताकि ये जो मईशत बेहतरी की तरफ जा रही है ये मज़ीद बेहतर हो सके और आम आदमी को भी इसका फ़ायदा हासिल हो सके। नाज़रीन, हमें प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।